जैसा कि आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। जन्म कुंडली के 12 भावों पर चर्चा की ये यात्रा हमने जन्म कुंडली के तीसरे भाव से शुरू की थी और तीसरे भाव को हमने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के अवसर पर शुरू किया था, जो कि भाई बहनों का भाव माना जाता है। इसके बाद में पहला, दूसरा और आज हम पहुंच गए हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर। अन्य सभी भावों की तरह चतुर्थ भाव का भी जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। वास्तव में चतुर्थ भाव जो है वो जातक का हृदय है। आपने गौर किया होगा कि जन्म कुंडली का जो पहला भाव है, जिसको हम लगन का भाव कहते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी मस्तिष्क को, उसकी सोच, उसकी निर्णय शक्ति को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, ये जातक के मन और मन में चलने वाले विचारों, उसका घर, उसकी सुख और शांति, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, इन सारी चीज़ों का जो विश्लेषण है वो हमें जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से प्राप्त होता है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो जीवन में तकलीफ और संघर्ष आने के बाद भी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हैं। इसका अर्थ है कि उन लोगों का चतुर्थेश, जो कि जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं, वो अच्छी अवस्था में होता है, तभी ऐसा संभव हो पाता है। बहुत सारे लोग हैं कि उनके पास सारे सुख और संसाधन हैं, लेकिन वो हमेशा ही उदास देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो भी जन्म कुंडली का चौथा भाव है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जातक की माँ को, उसके मन को, उसके घर के वास्तु को दर्शाता है। आपके जीवन में कितनी हैप्पीनेस है, कितना सुकून है, आप कितना रिलैक्स और कितना सुकून फील करते हैं अपने जीवन के अंदर, कितना आपका चित्त और आपका मन शांत है, आप कितना कल्पनाओं में रहते हैं और उन कल्पनाओं का आप सदुपयोग करते हैं। बड़ी अजीब बात है कि कल्पनाओं का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है, ये भी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमें बताता है। क्योंकि एक लेखक और एक कवि, एक चित्रकार या एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले की फोटो को पेपर पे हूबहू पेंसिल के द्वारा उतार देता है, ये इस कला के पीछे भी जो रहस्य और सिद्धांत है वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव हमारी स्थिरता को भी दर्शाता है, माइंड की प्रेजेंस को दर्शाता है। आप कितना कूल हैं, आप कितना सहज फील करते हैं, ये भी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही दर्शाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में छुपे हुए हैं। जैसे आपके पूर्वजों की संपत्ति, आपको अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से जो संपत्ति प्राप्त हुई है वो भूमि और भवन के रूप में, वो भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से ही देखी जाती है। उसके अलावा आपका घर भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो घर जो आपने स्वयं श्रम से अर्जित किया है, दूसरा जो परिवार से आपको मिला है। ये दोनों ही घर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से देखे जाएंगे। इसके अलावा आपके घर का वास्तु कैसा है, ये भी निर्धारित आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं और जन्म कुंडली में हमें जब ये समस्या नज़र आती है कि हो सकता है कि इनके घर का वास्तु भी खराब हो, तो उस अवस्था में जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को हम डीप स्टडी करके, उसको जूम कैसे किया जाता है, जिस प्रकार से जन्म कुंडली के जो D9 चार्ट होता है, जिसको हम वृक कुंडली नवमांश बोलते हैं, वो जन्म कुंडली का नवा हिस्सा होता है। उसी प्रकार D10 होता है, इनको वृक चार्ट बोलते हैं, वृक कुंडली बोलते हैं। तो ये हॉरोस्कोप को जूम करने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, इसको जब हम और गहराई से देखते हैं तो ये व्यक्ति की अंतर भावनाएं, उसका इमोशन, उसकी फीलिंग और उसके हृदय में किस प्रकार की तरंगें संपूरित होती है, ये भी जन्म कुंडली का
चतुर्थ भाव बताता है किसी व्यक्ति की इमेजिनेशन पावर कितनी स्ट्रोंग है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा कवि है, कितना अच्छा लेखक है, उसकी कल्पनाओं में कितनी गहराइयाँ और लोगों को वो कल्पनाएं कितनी पसंद आती हैं, ये भी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव बताता है। एक व्यक्ति के पास अपार धन और दौलत है, सारी प्रकार की सुख सुविधाएं और संसाधन उसके पास मौजूद हैं, तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ये निर्धारित करेगा कि वो व्यक्ति इन सब के होने के बाद भी जीवन में कितना सुखी है और कितना वो दुखी है। ऐसा नहीं है कि संसाधन होंगे, सुख सुविधाएं और दौलत होगी तभी कोई व्यक्ति प्रसन्नचित होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ परिवारों के अंदर पारिवारिक कलह निरंतर चलता रहता है, उसके पीछे का जो कारण है वो भी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का पीड़ित होना ही होता है। आप जीवन के जिस पक्ष को भी देखेंगे, चाहे वो आपका ऑफिस है, आपका घर है, आपका कार्यस्थल है, चाहे वो आपका शरीर ही क्यों ना हो, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव उस स्थान की पीस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपकी कार्य करने की जो शैली है, आपकी बात करने का जो तरीका है, आप कितना लोगों को आकर्षित करते हैं, कितना प्रभावित करते हैं, आपकी बातें सामने वाले पे कितना प्रभाव डालती हैं, ये आपकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही डिसाइड करता है। इसके अलावा जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो आपके परिवार और परिवार के जो सदस्य हैं वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या आपके परिवार में जो चाचे ताऊ का जो रिलेशन होता है, उनके बच्चे, उनके साथ आपका रिलेशन, वो लोग कितना आपके लिए सहयोगी हैं, ये भी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही बताता है। हमेशा की तरह जैसा कि इस सेशन की परंपरा रही है, हम आपके किसी भी एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस चर्चा के दौरान देते रहेंगे और हमारी कोशिश होती है कि आपको सरल से सरल समाधान दिया जाए, जो कि करने में मुश्किल ना हो, पेचीदा ना हो, बहुत ज़्यादा खर्च वाले उपाय नहीं होते हमारे। हम ऐसे उपाय बताते हैं जो जल्दी आपको प्रभाव दिखाएं, आपको आपकी समस्या से रिलीफ मिले। तो किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ पैलेस, ये स्पष्ट तौर पे आप यहाँ पर भेज दें। स्पष्ट का अर्थ है कि डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तिथि, महीना और साल, उसके साथ में समय, एएम और पीएम के साथ। आपका जन्म रात का है या सुबह का, दोपहर का, ये आप जरूर मेंशन करें। और आप क्या जानना चाहते हैं, कोई एक पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन आपका होना चाहिए। जिन लोगों की डिटेल स्पष्ट होगी, क्लियर होगी, समझ में आएगी और जो वीडियो को लाइक और शेयर कंटिन्यू करते रहेंगे, उनका प्रश्न सबसे पहले लिया जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है। इसके ऊपर हम साथ साथ में आपसे चर्चा करते रहेंगे, साथ साथ में आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम यहाँ पर लेते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस सेशन की जो हमने शुरुआत की है वो दो ही उद्देश्य है। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ कि इस सेशन की शुरुआत का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ज्योतिष के गहन ज्ञान को जन जन तक पहुँचाना है और आपके जीवन में व्याप्त हर छोटी से बड़ी समस्या का समाधान कर देना है। तो आप पेज को लाइक और शेयर करना न भूलें और कोई भी आपका प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दो बातें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जिस प्रकार आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है, इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं किसी अन्य विषय के बारे में, वो विषय ज्योतिष का होना चाहिए, आप मंगलिक के बारे में जानना चाहते हैं, काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप अपनी रुचि दिखाएं और आप कमेंट करें। अगर आपके द्वारा पूछी गई बात या आपके द्वारा बताया गया जो टॉपिक है, अगर वो सबके उपयोग का होगा तो निश्चित रूप से इस सेशन में उस विषय को लिया जाएगा, बहुत गहराई से, सिंपल तरीके से आपको बताया और समझाया जाएगा। अभी एक प्रश्न आया है, माही पाराशर जी जुड़ गए हैं अपने साथ। इनका प्रश्न है हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ से जुड़ा हुआ इनका प्रश्न है। माही जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर कुछ ग्रह इस प्रकार से बैठे हुए हैं जो आपको
सिर दर्द से जुड़ी दिक्कत दे सकते हैं। इसके अलावा अच्छे तरीके से नींद का ना आ पाना, नींद पूरी ना होना, देर तक जागते रहना, कोशिश करने के बाद भी आपको नींद नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो वो बहुत गहरी नहीं है, बार बार आंख खुल जाती है, आदमी करवटें बदलता रहता है और सुबह वो जो नींद का अधूरापन है वो आलस के रूप में और खराब मूड के रूप में अगले दिन भी देखने को मिलता है। ये लक्षण उन लोगों का होता है जिनका राहु खराब होता है। राहु उनके जीवन के अंदर अच्छे प्रभाव की बजाय खराब प्रभाव दिखा रहा होता है। तो इस राहु को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, जिनका मन प्रसन्न नहीं होता है, वो हर छोटी बात पर बोलते रहते हैं कि ये मत बोलो, ऐसा मत करो, ये मत करो, मेरा दिमाग खराब मत करो मुझे। तो ये लोग क्या हैं? ये लोग वो हैं जो राहु ने इनके चंद्रमा को पीड़ित कर दिया है। तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा आपको हेडेक दे सकता है, सिर दर्द दे सकता है, आपका लगातार या अक्सर सिर भारी रहना, इस प्रकार की दिक्कत ये आपको देगा। उसके अलावा बीपी की कुछ प्रॉब्लम कई बार आपको महसूस हो सकती है। ये उम्र के साथ अपना प्रभाव कम या ज़्यादा दिखाता रहता है। तो इन दोनों प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मेरी आपको सलाह है कि आप हर मंगलवार को मंगल ग्रह के दान करें। मंगल ग्रह के दान क्या करने हैं, ये लिस्ट लंबी हो जाती है और कई बार इसमें जो दान की वस्तुएं होती हैं वो यहाँ पर बता पाना समय के अभाव की वजह से संभव नहीं हो पाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मैसेज डाल सकते हैं कि मंगल ग्रह के दान में क्या क्या वस्तुएं दान करनी है, वो आपको बता दिया जाएगा। दूसरा, आप काले, नीले और स्लेटी कपड़ों को, इस प्रकार का कोई भी रंग है, अपने दैनिक जीवन में आप इसका उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। राहु इससे भी काफ़ी हद तक आपका नियंत्रण में आएगा। इसके अलावा एक और उपाय है जो सरल भी है, बहुत प्रभाव डालने वाला उपाय है। ये हमेशा आपके ऊपर अच्छा प्रभाव भी देगा और मल्टीपर्पज है। आप रोजाना सरस्वती चालीसा का पाठ कीजिए। सुबह तो आपको ये पाठ करना ही है। इसके अलावा अगर आप 3 संध्या में, त्रिसंध्या का जो समय होता है, सुबह दोपहर शाम, अगर आप ये पाठ कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। समय के अभाव के कारण अगर आप 3 बार पाठ नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए आप इस पाठ को 2 बार करें। अगर 2 बार का भी आपको समय नहीं है तो 1 बार तो सुबह आप नहा धोकर खाना खाने से पहले पूजा पाठ के समय ही आप इसको अपनी दैनिक चर्या में ऐड कर लीजिए। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और ये उपाय करने के बाद निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अभी हम अलका जी का ये प्रश्न लेने के बाद में आ जाते हैं अपने आज के विषय पर। आज का विषय हमारा है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। तो चतुर्थ भाव बहुत ही एक अच्छा और प्यारा भाव है, क्योंकि ये जातक के हृदय से जुड़ा हुआ है और अच्छाइयाँ हमेशा हृदय से ही निकल कर आती हैं। तो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जिस व्यक्ति का जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति स्वभाव से उतना ही अच्छा और लोगों का प्रिय होगा। आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका बात करने का तरीका, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आप किस तरीके से लोगों को अटेंड करते हैं, ये निश्चित रूप से दूसरों को आकर्षित करने वाला रहेगा। ऐसा कब होगा? जब आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव शुभ होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि चतुर्थ भाव कब खराब होता है, कब बिगड़ता है और किस प्रकार से शुभ होता है। मैं इसके कुछ आपको संकेत भी बताऊंगा कि जिन संकेतों से आप देख सकते हैं आपका या आपके घर के किसी सदस्य का या सामने वाले किसी भी व्यक्ति का चतुर्थ भाव कितना सही है और कितना डिस्टर्ब है। पहले बात करते हैं चतुर्थ भाव कैसे पता लगता है कि शुभ है या अशुभ है, गड़बड़ी में है, खराब है या अच्छी पोजीशन के अंदर है। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव आप लगन से काउंट करना शुरू कीजिए। एंटी क्लॉक आप इसको काउंट करेंगे तो लगन को 1 मान के चलिए, 1 के बाद 2, 3 और 4। जहाँ पर चौथा बॉक्स आ जाता है, चौथा खाना आ जाता है, उसको हम जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव कहते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कोई भी राशि हो सकती है। कोई भी राशि डिसाइड करती है, इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि आपका लगन क्या है
उदाहरण के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं मेष लगन की, तो चतुर्थ भाव के अंदर कर्क राशि होगी। कालपुरुष की कुंडली के अंदर भी यही सिद्धांत चलता है कि उसमें सिद्धांत के अनुसार पहले भाव के अंदर मेष राशि मान ली जाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? आपका जन्म किस समय का है, किस तारीख का है, उस हिसाब से ये निर्धारित किया जाता है कि जन्म कुंडली के अंदर लगन में जो राशि उदित होगी वही आपका लगन माना जाएगा। ऋषि वर्मा जी का प्रश्न आ गया है, इस विषय को हम जारी रखेंगे और चतुर्थ भाव पर हमारा ये जो डिस्कशन है आज का ये जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ रहस्य भरी बातें भी चतुर्थ भाव के बारे में बताई जाएंगी। तब तक बीच में ऋषि वर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। इन्होंने अपनी डिटेल भेजी है 13 सितंबर 1999 और टाइम है आपका दोपहर का 12:10। आपका जन्म है पालम विलेज। प्रश्न आपने पूछा है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और फ्यूचर कैसा होगा। ऋषि जी, जैसा कि अपने सेशन का सिद्धांत है कि यहाँ पर एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई एक ही प्रश्न करें और अपना ज़रूरी प्रश्न करें आप, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। मैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में आपकी जन्म कुंडली से जो देख पा रहा हूँ, जन्म कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की जो अच्छी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो पहला ही आपका ग्रह है, जो आपका जीवन का ग्रह है, आपके जीवन को चलाने वाला जो ग्रह है वो मंगल ग्रह है। लगन का स्वामी अपनी ही राशि का लगन के अंदर ही विराजमान हो गया है। पहली ही नज़र में आपकी जन्म कुंडली का ये पहला ही शुभ संकेत मिल गया है और इससे पता लगता है कि आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका प्रश्न पारिवारिक जीवन से, वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मंगल को देखना तो जरूरी है ही। उसके अलावा हमें जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर भी एक नज़र डालनी होगी। तो जन्म कुंडली के लगन भाव में मंगल के बैठने का अर्थ है कि आप मंगलिक हो गए हैं। तो पहली बात तो यह है कि जन्म कुंडली के अंदर आपके मंगलिक होने का अर्थ है कि आपके जीवन साथी, आपके स्पाउस का भी मंगलिक होना परम आवश्यक है। अगर आप मंगलिक हैं और आपके जीवन साथी मंगलिक नहीं है तो ये वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। तो आप मंगलिक हैं तो जीवन साथी मंगलिक होना चाहिए। वैदिक ज्योतिष का सुखद वैवाहिक जीवन के लिए ये पहला सिद्धांत है। दूसरा, जब लगन का स्वामी अपनी ही राशि का अपने ही भाव में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही समझदार रहेंगे, आपके निर्णय बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, आपके अंदर निडरता का और साहस का जो भाव है, पराक्रम का जो भाव है, जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी तमाम समस्याओं से कितनी बेहतर तरीके से आपको निपटना है यह आप बहुत भली भांति जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव की स्थिति इस जन्म कुंडली में बिल्कुल भी सही नहीं है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र बनते हैं। शुक्र राहु के साथ भाग्य स्थान में बैठकर भाग्य स्थान को पूरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं और उसके अलावा नीच राशि में बैठे हुए आपके शनि, जो कि जन्म कुंडली के तीसरे और चतुर्थ भाव को दिखाते हैं, ये नीच राशि में आने की वजह से ये आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुरु और शनि की युति छठे भाव के अंदर, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं मानी जाती है। आपके वैवाहिक जीवन के लिए जो संकेत हैं वो जन्म कुंडली में बहुत अच्छे संकेत नहीं है कैरियर के हिसाब से। बाकी आपका वैवाहिक जीवन को छोड़ के जो पारिवारिक जीवन है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपका कामकाज, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन को छोड़कर सब कुछ आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। इस चीज़ को लेकर संकेत बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आपको अगर किसी प्रकार की वैवाहिक जीवन में समस्या नज़र आ रही है तो निसंकोच आपको अपना व्यक्तिगत परामर्श ले लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन मानव जीवन का आधार है। विद्वान जन ऐसा भी कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना या तो पशु है या वो भगवान है। और जिस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, निश्चित तौर से वो हर तरफ से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित अवश्य होता है।
तो आप इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण लें। अगर आपके कोई परिचित अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं, आप उनसे भी ये परामर्श ले सकते हैं। आप चाहते हैं तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारी जो डिटेल की परामर्श सर्विस है वो निःशुल्क नहीं है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी ले लेनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए आपको उपाय समझ लेने चाहिए। आज का जो हमारा विषय है वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है। आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए हम अपने विषय को भी जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आपको चतुर्थ भाव के बारे में वो जानकारी दी जाए जो आज तक आपको नहीं मिली थी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर दी गई हर जानकारी आपके लिए निःशुल्क रहने वाली है। इसलिए इस पेज को जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। जिस प्रकार इस सेशन का आप लाभ उठा रहे हैं उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसका लाभ लें और वैदिक ज्योतिष के उन सिद्धांतों को सरल तरीके से समझने की कोशिश करें जिनको किसी कारण से, चाहे वो कारण आपकी पहुंच से बाहर होना अच्छे ज्योतिषियों का या उनकी महंगी फीस, कोई भी कारण रहा हो, ये सिद्धांत और ये ज्ञान आपसे दूर रहा है। इस सेशन के द्वारा हमारी कोशिश है कि आपको निःशुल्क मिलता रहे। तो इसलिए पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेगा उनका प्रश्न हमारा AI सिस्टम ऑटोमेटिकली ऊपर ले आएगा और आपका जवाब निश्चित तौर पे दिया जाएगा। कल के हमारे सेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के हम समय के अभाव के कारण जवाब नहीं दे पाए। ऐसी हमारी कोई मानसिकता नहीं रहती कि किसी को जवाब नहीं देना। हमारी कोशिश रहती है कि सभी को कम से कम टाइम में सरल समाधान दिया जाए, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं कि कई बार ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए भी हम जल्दी ही सुधार करने का प्रयास करेंगे। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप सेशन के बाद भी हमारी सर्विस लेकर अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। अभी प्रश्न ले लेते हैं हम भारत अरोड़ा जी का। इन्होंने दिव्या अरोड़ा जी की डिटेल हमें भेजी है। 13 अक्टूबर 1993 दोपहर का जन्म है इनका, 12:10। प्रश्न इन्होंने पूछा है फ्यूचर कैसा होगा और मैरिज लाइफ में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है, उसके लिए क्या करें। अब भारत अरोड़ा जी, इस पेज का, इस सेशन का हमारा जो पहला नियम है वो यही है कि आपके किसी एक प्रश्न का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। फ्यूचर कैसा रहेगा ये क्वेश्चन आपका पार्टिकुलर नहीं है, इसलिए मैं आपका सेकंड प्रश्न मैरिज लाइफ कैसी रहेगी मैं इस बारे में आपको बता देता हूँ। इस जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उसमें राहु को छोड़कर कोई भी ग्रह पारिवारिक जीवन के लिए खराब अवस्था में नहीं बैठा। एकमात्र एक ही ग्रह है राहु जो मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब कर सकते हैं। हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी का आपसी तालमेल ना बन पाना, उनका जो व्यक्तिगत, जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसका राहु की वजह से डिस्टर्ब हो जाना। इसके अलावा पेट की गड़बड़ियाँ और खासकर ऐसे रोग जो हम किसी को नहीं बता सकते, जिनको गुप्त रोग की श्रेणी में रखा जाता है, इस प्रकार की दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसी कोई भी दिक्कत आपको ना आए और कोई दिक्कत आए तो वो कम से कम आपको प्रभावित करे। इसके लिए अच्छा रहेगा कि आप बृहस्पतिवार के व्रत करें, क्योंकि इस समय देव सोए हुए हैं और ये चतुर्मास का जो समय है यहाँ पर आप कोई भी व्रत प्रारंभ नहीं कर सकते। जन्माष्टमी जैसे पर्व, व्रत जो साल में एक बार आते हैं, इनको आप मना सकते हैं। बाकी जो अन्य देवी देवताओं के जो व्रत होते हैं, साप्ताहिक या मासिक जो व्रत होते हैं, उनको आप चतुर्मास में प्रारंभ नहीं कर सकते। ऐसा हमारा वैदिक नियम है। इस समय आप बृहस्पतिवार व्रत के जो नियम हैं उनको निभाकर भी बृहस्पतिवार के व्रत के बराबर ही आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप हर बृहस्पतिवार को पीपल और केले के पेड़ की पूजा करें, ब्राह्मण को सम्मान दें, उनको पीले रंग की वस्तुएं, पीले फूल उनको आप अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा खाने के लिए उनको पीली मिठाई, बेसन के लड्डू आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा आप उनको
पीले चावल का भोजन दे सकते हैं, पीले फल जैसे कि केले आप उनको दे सकते हैं, गाय की आप सेवा कीजिए। इससे भी आपको अशुभ बृहस्पति के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और वैवाहिक जीवन के अंदर आपको सुख प्राप्त होगा। बाकी राहु जिस सिचुएशन में बैठा हुआ है ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए चर्चा लंबी होगी और बहुत गहन स्टडी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार की जन्म कुंडली की विश्लेषण करने में कम से कम हमें आधा से 1 घंटे का पर्याप्त समय लग जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पॉइंट को गंभीरता से लेते हुए आप अपना व्यक्तिगत विश्लेषण प्राप्त करें, वहीं पे आपको स्थायी समाधान मिल पाएगा। अब ये एक प्रश्न और हमारे साथ आ गया है, दिनेश चौधरी जी जुड़े हैं और इन्होंने अपने डिटेल भेजी हैं और प्रश्न इन्होंने किया है, विदेश में कब सेटल हो जाएंगे, फ्यूचर कैसा रहेगा। दिनेश जी, विदेश जाने की जो आपकी जन्म कुंडली में बात है वो बिल्कुल सटीक बैठती है। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का आपकी जन्म कुंडली में योग मौजूद है और इसके लिए आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत होगी। विदेश जाना आपका निश्चित है। आपके अधिकतर ग्रह विदेश जाने में किसी प्रकार की रुकावट का संकेत यहाँ पर नहीं दे रहे, तो निश्चित हो जाएं विदेश जाने का आपका काम होगा। अगर किसी प्रकार का डिले है, कोई देरी है या किसी प्रकार की रुकावट आ रही है, एक छोटा सा कॉमन उपाय जो हमेशा के लिए आपके लिए बनता है, लाइफ टाइम, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छी क्वालिटी का नेचुरल फिरोजा आप पहन सकते हैं। कल एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था, उसका मैं सभी के लिए मैं एक जवाब दे देता हूँ रत्नों के बारे में। देखिए, रत्नों का प्रभाव कैसे होता है, वो कैसे लाभ करते हैं, कैसे पहने जाते हैं, ये विषय तो हम अपने चर्चा में रखेंगे ही, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन एक ज़रूरी जानकारी जो मुझे महसूस कि आपको होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। रत्न पहनने का जो सिद्धांत है वो अपने अपने अनुभव के हिसाब से ज्योतिषी लोग बताते हैं। रत्न पहनने से जो मिलने वाला फ़ायदा है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मेरा बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अक्सर जेम थेरेपी रिकमेंड करता हूँ और मैंने देखा बहुत लोगों को उम्मीद से ऊपर भी लाभ मिलता है। लेकिन ये हमारे मार्केट की लगाओ या हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर डुप्लीकेसी बहुत चलती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैं जिनको रत्न रिकमेंड करता हूँ वो कहते हैं जी ये रत्न कहाँ से मिलेगा। देखिए, रत्न मिलने की जो बात है, आप रत्न कहीं से भी ले सकते हैं। रत्न मेरे पास भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि हम बहुत ही सिलेक्टेड और हायर क्वालिटी के ही हम जेमस्टोन रखते हैं, क्योंकि रत्नों का जो लाभ है, रत्ना को जो फ़ायदा है, वो उनकी क्वालिटी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर किसी रत्न की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे पाएगा। मैं इस विषय को कंटिन्यू रखूंगा। अभी एक प्रश्न हमारे पास आ गया है आनंद प्रकाश राठी जी का। राठी जी, आपने डिटेल मुझे भेजी हैं और प्रश्न आपने किया है, जॉब कब लगेगी, परेशानी है विदेश में सफलता। देखिए आनंद जी, मैं बहुत रिक्वेस्ट की है इसमें आपको कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन याद रखिए। इस सेशन का जो पहला नियम है वो एक क्वेश्चन को लेकर है। अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पर्सनल जो हॉरोस्कोप एनालिसिस है, जन्म कुंडली विश्लेषण की जो सलाह है, आप उस सेशन में आ जाएं। एक क्वेश्चन या तो अभी आप मुझे टाइप कर दें कि कौन सा क्वेश्चन आपको चाहिए, मैं वो बताऊंगा। दूसरा, जो आप जॉब को लेकर जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, जॉब कब लगेगी, तो थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपने इस समय जॉब छोड़ी हुई है या आप जॉब चेंज कर रहे हैं, तो मेरे लिए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देना आसान रहेगा। अभी प्रेजेंट में जो आपकी ग्रह स्थिति चल रही है, इसमें लगभग 2 महीने का आपके जीवन के अंदर संघर्ष अभी बना हुआ है। लगन के अंदर ही गुरु नीच राशि में, सूर्य शनि की राशि में, बुध अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। गुरु और सूर्य का इकट्ठा आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु यहाँ पर नीच राशि में को प्राप्त हो गए हैं। सूर्य बुध की युति बहुत अच्छी है। जॉब आपकी लग जाएगी, जल्दी ही लगेगी। इसके लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना चाहिए, वो ये बनता है कि आप हर बृहस्पतिवार को
शनि की जो बृहस्पति की जो वस्तुएं हैं, पीले रंग की वस्तुएं, पीले फूल, और अभी आपका आनंद प्रकाश राठी जी का जवाब आया है कि जॉब आपने छोड़ी हुई है। ठीक है, मैं आपके उसी प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। जॉब आपने छोड़ी हुई है, आप बृहस्पतिवार के दान करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको पीले रंग की वस्तुओं का संग्रह करना है, जिसमें एक फल, पीला फल आप पपीता ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। दूसरी पीली मिठाई, आप बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू आप ले सकते हैं। पीले फूल, कोई भी पीली पुस्तक आप ले सकते हैं, धार्मिक पुस्तक ले लीजिए। बहुत बेहतर रहेगा कि आप विष्णु सहस्त्र नाम ले लीजिए जिसका कवर पीला हो, पीला पेन लीजिए। और पीले कपड़े में कुछ दक्षिणा के साथ आप ये सारा सामान बृहस्पतिवार को ब्राह्मण को दे दीजिए। उनके सम्मान के साथ पाँव छूकर आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। निश्चित रूप से बहुत जल्द आपकी जॉब लगेगी। इसके लिए आपको जॉब के लिए आप कंटिन्यू ट्राई करते रहिए। जैसे ही आप जॉब के लिए ट्राई करते हैं, बृहस्पतिवार को आप ये वो उपाय कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं आज के विषय की। आज का विषय हमारा है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। और अभी मैंने आपसे चर्चा की थी रत्न कहाँ से प्राप्त किए जाएं और रत्न कैसे काम करते हैं, क्वालिटी कितना मायने रखती है। अभी कंटिन्यू हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको लेना भी हमने ज़रूरी है। मैं अपने प्रश्न का, अपने टॉपिक का आपको जवाब दूंगा, इस पर डिस्कस हम करेंगे। दीपिका शर्मा जी का एक प्रश्न आया है, ये लिखते हैं, हेलो सर जी, व्हेन आई गोट सेकंड मैरिज, फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कब होगी, लाइफ कैसी होगी, क्या फ्यूचर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब नहीं है। दीपिका जी, आपके जीवन में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप थोड़ा सा इनके प्रति गंभीर हो जाएं, क्योंकि इतनी समस्याओं का होना ये एक आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं ज़रूर इसके पीछे हमारे बहुत सारे ग्रह खराब हो सकते हैं, हमारी दिनचर्या खराब हो सकती है, हमारे कुछ ऐसे कर्म भी खराब हो सकते हैं जो जाने अनजाने में हमारे ग्रहों को खराब कर रहे हैं। इस विषय पर भी हम एक सेशन लेकर आएंगे कि क्या करने से ग्रह खराब हो जाते हैं, क्या करने से ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू भी हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दैनिक जीवन के अंदर आती है और हमें उन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, जिस वजह से जाने अनजाने में ऐसी गड़बड़ियाँ हो जाती है और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और उसका हमें क्या दुष्परिणाम मिल रहा है। अभी आपके किसी एक प्रश्न का मैं उत्तर देने में यहाँ पर समर्थ हूँ, और मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने जो वैवाहिक जीवन का प्रश्न पूछा, मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैवाहिक जीवन के लिए 2 ग्रह सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होंगे। इन्हीं ग्रहों ने आपके जीवन को डिस्टर्ब किया है और इन्हीं ग्रहों ने आपके वैवाहिक जीवन को ठीक करना है। देखिए, कोई भी गड़बड़ी जब होती है जीवन में तो वो अचानक से घटित नहीं होती, उसके पीछे उसकी एक हिस्ट्री होती है। आप कोई भी गड़बड़ी देखेंगे, कोई भी बीमारी है, कोई भी मनमुटाव है, परेशानी है, मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है, या किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद क्यों ना हो, सभी की अपनी एक स्टोरी होती है, सभी का अपना एक इतिहास होता है। ठीक उसी प्रकार आपके वैवाहिक जीवन के बिगड़ने की भी एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि आप सप्तम भाव से मंगलिक हैं, मंगलिक यहाँ पर उच्च राशि में बैठ गए हैं। तो देखिए, एक तो आप मंगलिक हैं और ऊपर से मंगल आपका उच्च राशि में बैठ गया है। हालांकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुभ और योगकारी हैं, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो है महायोगकारी है। महायोगकारी का अर्थ है जब भी कोई ग्रह एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी हो जाता है तो उस कुंडली के अंदर वो ग्रह महायोगकारी माना गया है। महायोगकारी का अर्थ है कि ऐसा ग्रह हर अवस्था में, हर सिचुएशन में, हर चीज़ के अंदर सफलता प्रदान करने में आपके लिए मददगार सिद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ी क्या हुई कि आप मंगलिक हो गए हैं। अगर आप मंगलिक नहीं होते तो जन्म कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति बहुत बेहतरीन स्थिति होती। मंगलिक होने की वजह से वैवाहिक जीवन को छोड़कर हर जगह मंगल आपके लिए फायदा करेगा, लाभ करेगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। आपके लगन का स्वामी चंद्रमा, जो कि जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र, बुध और केतु के साथ बैठ गए हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर आपके निर्णय, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी डिसीजन मेकिंग और जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। और जन्म कुंडली के अंदर लग्नेश का स्वामी, और वो लग्नेश जो इतना सौम्य ग्रह है चंद्रमा,
जो आज हमारा चतुर्थ भाव का जो हमने विषय उठाया है, उसका स्वामी भी चंद्रमा ही बनता है। ये हमारे मन का कारक है, हमारी मन स्थिति और हमारी धैर्य का भी कारक है। ये हमारी मानसिक शांति और परिवार में मिलने वाले सुख, हमारे वास्तु का भी कारक है। हम कितना अपने जीवन के अंदर हैप्पी महसूस करते हैं, ये भी चंद्रमा और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही निर्धारित करता है। तो जन्म कुंडली में चंद्रमा का छठे भाव में जाना आपके मूड के लिए, आपके स्वभाव के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपके अंदर इरिटेशन देने का काम करता है। आपके अंदर कुछ इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त करता, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आप अपनी भावनाओं को अच्छे तरीके से प्रकट भी नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर है। तो देखिए, मंगल आपकी कुंडली में शुभ है। मंगल की आप पूजा कर सकते हैं। मंगलिक शांति के लिए, मंगल दोष निवारण शांति के लिए आप विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करें। आप चाहें तो हमारी टीम के ब्राह्मणों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपके कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण हैं जो आपके विश्वास पात्र हैं, आप उनसे इस बारे में चर्चा करके आप अपने मंगल दोष का निवारण कीजिए। जब तक ये मंगल दोष का निवारण नहीं होगा, जीवन के अंदर हमेशा ही आपको कुछ न कुछ वैवाहिक जीवन की परेशानियां बनी रहेंगी, वो आती रहेंगी। इसके अलावा जन्म कुंडली का जो लगन का स्वामी है, उसको भी आप थोड़ा सा बल दीजिए। अच्छी क्वालिटी का अगर आप मोती धारण कर लेते हैं तो आपके मन, मस्तिष्क और बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके व्यवहार को, ये जितनी भी मानसिक परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, इनका आपका निवारण होगा। इसके अलावा सप्तम भाव का स्वामी जो शनि उच्च राशि में बैठ गया, ये वैवाहिक सुख मिलने के अंदर बहुत बड़ी रुकावट आपके जीवन के अंदर डाल रहा है। तो शनि ग्रह के आपको दान करने की जरूरत है। शनि के दान बताना थोड़ा सा संभव नहीं है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी सामग्री होती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर अगर आप इतना भी लिखते हैं कि हमें शनि ग्रह के दान बताएं, तो हमारी टीम के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करके आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। शनि ग्रह के लिए क्या दान बनते हैं आपको बताया जाएगा। अभी प्रश्न हमारे पास आ गया है सुशील कुमार जैन जी का, और ये जानना चाहते हैं इंदौर इनका बर्थ पैलेस है, 25 मई 1980 शाम के 7:05 का आपका जन्म है सुशील जी। और आप जानना चाहते हैं सेकंड मैरिज कब होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए, सिद्धांत के अनुसार मैं किसी एक प्रश्न का आपका जवाब जरूर दूंगा, और मुझे लगता है कि पहले प्रश्न का मुझे जवाब देना चाहिए, सेकंड मैरिज कब होगी। आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति ये दर्शाती है कि आने वाला समय आपका जून 2022 से आपका सेकंड मैरिज का टाइम स्टार्ट हुआ है। और इसके अंदर जो प्रबल योग हमें नज़र आ रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर सेकंड मैरिज के योग कब प्रबल अवस्था में आएंगे। जून 2025 का समय आपके लिए नेचुरली शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। अगर आपको लगता है कि 2025 का टाइम बहुत लंबा टाइम है, आप उससे पहले अगर शादी करने का प्लान करते हैं, तो मैं एक आपको उपाय बताता हूं, जिस उपाय के प्रभाव से आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा, शादी में आ रही रुकावटें आपकी दूर हो सकती हैं। आप कोशिश कीजिए। इसके लिए क्या करना है, आपको एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा आप पहन लीजिए। और इसके अलावा शुक्र ग्रह के दान में आप हर शुक्रवार को भगवान लक्ष्मी विष्णु के मंदिर में जाएं, उनको कोई भी सुगंध आप अर्पित कीजिए। आप उसमें शुद्ध देशी कपूर अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फूल, विशेषकर गुलाब या कमल का फूल, आप भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हैं। कोई भी इत्र जो शुद्ध हो, अल्कोहल और केमिकल फ्री हो, वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। यह आपके शुक्र ग्रह के दोषों को दूर करेगा। अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहनने से आपके विवाह में आ रही बाधाएं और वैवाहिक जीवन में जो गड़बड़ियां आपके साथ हुई हैं, उनको दूर करने में आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा।
अधिक जानकारी के लिए या कोई और आप प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप से या कॉल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आज के हमारे विषय पे, और आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का डिस्कशन करते करते हम इस पॉइंट पर पहुंचे थे कि रतन कहाँ से खरीदें। ये बात मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग ये हमसे पूछते हैं और रिप्लाई करते हैं, और उनके साथ में बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि रतन कहाँ से खरीदें। आप रतन कहीं से भी खरीद सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है और ये आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन एक दो नियम हैं जो आपको ज़रूर निभाने चाहिए और एक दो बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अन्यथा अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप डुप्लीकेट रतन प्राप्त कर सकते हैं, पैसा आपका लग जाएगा, फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। तो वो हम दोनों के लिए दुख की बात है। आपके लिए दुख की बात इसलिए है कि आपको पैसा लगा, आपने उम्मीद लगाई और आपको लाभ नहीं मिला। हमें दुख इस बात का होगा कि हमने आपको रतन पहनने की सलाह दी और आपने डुप्लीकेट या ख़राब क्वालिटी का या बेहतर क्वालिटी का आपने स्टोन नहीं पहना, और हमारी बातें ग्राउंड पर अपना स्टैंड नहीं कर पाई, आपको लाभ नहीं दे पाई। तो बेहतर होगा कि इसके बीच में एक तालमेल आपको ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो अच्छी क्वालिटी के स्टोन मेरे पास भी उपलब्ध होते हैं, आप ले सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, कोई है मेरे जानकार जो आपके विश्वास पात्र हैं और आप श्योर हो कि ये आपको अच्छी कीमत पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन आपको देंगे, आप निश्चित रूप से कहीं से भी आप रतन खरीद सकते हैं। बस आप रतन मेरे से लें या किसी से भी लें, एक नियम का आप ज़रूर ध्यान रखें। पहला नियम ये है कि स्टोन की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। जो वज़न आपको बताया गया है, मैं कभी भी कोई फिक्स वज़न नहीं बताता, मैं एक लमसम वज़न बताता हूँ कि इतने रत्ती से इतने रत्ती के बीच में आप ये रतन पहनिए। वो रतन अच्छी और हायर क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो स्टोन आप कहीं से भी लें, आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं करेगा। क्वालिटी अच्छी है स्टोन की, निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, वो चाहे आपने कहीं से भी खरीदा हो। दूसरी बात, जब आपका रतन अंगूठी में जड़ दिया जाता है या आप सुनार से अंगूठी तैयार करवा लेते हैं अपने स्टोन की, तो आपके नाम, माता पिता का नाम और परिवार की जो ज़रूरी आवश्यक डिटेल होती है और प्रयोजन, किस पर्पस से, किस प्रयोजन से आप ये रतन ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वो सारी डिटेल विद्वान ब्राह्मण को दे के आप उसको प्रॉपर तरीके से शुद्ध और सिद्ध करवाएं। पंचामृत से स्नान, पूजन, और जिस ग्रह के लिए वो रतन आप पहन रहे हैं उस ग्रह के मंत्र जप से उस रतन का शुद्ध और सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा नियम है कि पहला नियम मैंने आपको बताया है कि रतन की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नो क्वालिटी कंप्रोमाइज। सेकंड बात है कि रतन की पूजा पाठ अच्छे तरीके से विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, जिनका उच्चारण बहुत स्पष्ट है, जो संस्कृत के ज्ञाता हैं, उन्हीं से आप मंत्र जप और शुद्धिकरण के ये प्रक्रिया पूरी करवाएं। इसके अलावा रतन पहनने का समय भी बहुत मायने रखता है। आप किस घड़ी में, किस समय में, किस वार में, किन घंटों में आप वो रतन धारण कर रहे हैं, ये भी आप पंचांग से निकलवा सकते हैं। अगर इन तीनों नियमों में से पहला नियम क्वालिटी, दूसरा नियम स्टोन की अच्छे तरीके से पूजा, और तीसरा रतन पहनने का निर्धारित और बिल्कुल बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म शुद्ध समय, इन तीन नियमों में से एक नियम को भी अगर आप नहीं निभा पाते हैं तो हमेशा ही रतन आपको पूरा लाभ नहीं दे पाएंगे। अब हम एक प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न हमारे पास आया है, पूनम जी का प्रश्न हमारे पास आया है। पूनम जहांगीर जी ने प्रश्न पूछा है, मेरा बेटा का बताना पढ़ाई में मन नहीं लगता। 25 मई 2012 शाम को 5 बजे का जन्म है। पूनम जी, आपने जन्म स्थान इसमें नहीं बताया है। जन्म स्थान आप जरा बता दीजिए। आपको आपके बच्चे की पढ़ाई के बारे में ज़रूर बताया जाएगा। पूनम जहांगीर जी बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं,
कविता शाह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज आपके प्रश्न बहुत आए हैं, तो मुझे प्रश्नों से ही समय नहीं मिला कि मैं आपका नाम इस सेशन में ले सकूं कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ गए इस टीम में। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है। हमने इस सेशन की शुरुआत की थी जन्म कुंडली के तीसरे भाव से, और आज हम पहला, दूसरा और चौथा, आज हम चतुर्थ भाव पे पहुंच गए हैं। सुशील कुमार जैन जी, इनका जवाब हम दे चुके हैं। दीपिका शर्मा जी, इनका भी जवाब दे चुके हैं। कविता शाह जी, दीपिका शर्मा जी, इनका भी हो चुका है। सुशील कुमार जैन जी, आपका भी प्रश्न हो चुका है। अभी तक जुड़ने वाले लगभग हम सभी भाई और बहनों का जवाब दे चुके हैं। पूनम जांगड़ जी का भी हो गया है। नहीं, आपने पूनम जी बच्चे का जन्म स्थान नहीं भेजा है। विजेंद्र सिंह जी, आपकी डिटेल आ गई है और अभी तक ली नहीं गई। आप वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रश्न ऊपर आ जाएगा और जल्दी लिया जाएगा। सुशील कुमार जी हो चुका है। सुशील कुमार जैन जी, दीपिका शर्मा जी, आनंद प्रकाश राठी जी, आपका प्रश्न हो चुका है। प्रश्न जी का प्रश्न अभी तक नहीं हुआ है। आनंद प्रकाश राठी जी, दीपिका शर्मा, मोनिका शर्मा जी, आपका भी प्रश्न नहीं आया, आपकी डिटेल नहीं आई है, इसलिए आपका प्रश्न नहीं आया। आप अपनी डिटेल और अपना प्रश्न आप भेजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के विषय की। आज का हमारा जो विषय है वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, जीवन में मिलने वाले सुख, आनंद और सुकून को दर्शाता है। ये हमारे घर का वास्तु भी है, ये इम्पोर्टेंट बात है। जन्म कुंडली का जब चतुर्थ भाव बिगड़ जाता है, वहाँ अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं। जन्म कुंडली के जो लग्नेश ग्रह हैं, उनके जो शत्रु ग्रह हैं, जब भी वो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे, राहु केतु शनि जैसे ग्रह बैठेंगे, मंगल भी कई बार यहाँ पर गड़बड़ी पैदा कर देता है। हालांकि चतुर्थ भाव में बैठकर मंगल मंगलिक का योग भी बना देता है। उसके अलावा अगर उच्च अवस्था में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो अच्छी बात है। कुछ मामलों में गड़बड़ी भी ये कर देता है। बाकी लगन का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हो, ये भी चतुर्थ भाव की काफ़ी अच्छी स्थिति बन जाती है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में चौथे भाव की स्थिति अच्छी होती है, उनके घर का, ऑफिस का वास्तु हमेशा ही अच्छा होता है। वैसे तो वास्तु का सिद्धांत बड़ा छोटा भी है और बड़ा विस्तृत भी है। हम छोटे रूप में बात कर लेते हैं कि जन्म कुंडली में जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है और किसी वजह से अगर घर में वास्तु दोष भी आ गया है, तब भी घर के सदस्यों को बहुत कम परेशान करता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो थोड़ा वास्तु भी बहुत परेशान कर देता है। कविता शाह जी का प्रश्न आ गया है मुंबई से। ये सेकंड मैरिज का प्रश्न पूछते हैं, सेकंड मैरिज कब होगी? 5 मार्च 1982 का जन्म है आपका, 4:30 PM मुंबई। ये समय आपने शाह जी बताया नहीं है कि आपका टाइम AM है या PM है। AM है टाइम आपका, ठीक है। आपका मैसेज आ गया था और प्रश्न आपका है सेकंड मैरिज कब तक होगी। जी, बड़ा स्पष्ट प्रश्न आपने किया है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका जवाब देने की कि बिल्कुल सही क्या समय, क्या टाइम पीरियड आपका निकल रहा है जब आपकी शादी के योग बनेंगे। सेकंड मैरिज है ये आपकी। अभी आपकी जन्म कुंडली के अंदर दूसरी शादी के योग जो हैं वो आने वाली जनवरी 2024
आज से लगभग 5 महीने बाद का जो समय रहेगा, ये आपकी कुंडली के अंदर सेकंड मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप मंगलिक नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका वीनस उच्च राशि में जुपिटर के साथ तीसरे भाव में, चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर मार्गेश होके 7th हाउस में बैठ गए हैं और ये केंद्रुम दोष में भी आ गए हैं। जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प दोष का तो योग नहीं है, लेकिन राहु भी यहाँ पर काफी खराब अवस्था के अंदर है। आपकी शादी के जो ग्रह से संकेत मिल रहे हैं वो जनवरी 2024 से आपकी शादी के योग शुरू हो जाएंगे और इस दौरान आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा और शादी की जो रुकावटें हैं वो भी उस समय दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं हमारे आज के विषय पे। आज का विषय हमारा है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह नहीं बैठा हुआ है या चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित नहीं है, नीच नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं बैठा है, तो निश्चित तौर पे आपके घर का वास्तु खराब नहीं होगा। ये हम जन्म कुंडली से देख सकते हैं। और एक और सिद्धांत ये है कि जन्म कुंडली का जब चतुर्थ भाव कमजोर होता है, आपकी ग्रह दशाएं अच्छी नहीं है, तब भी छोटे से छोटा वास्तु दोष भी आपको बहुत परेशान करता है। लेकिन अगर आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है तो हमने बहुत बार ऐसा देखा है, अनुभव में आया है कि किसी ऑफिस में, किसी घर में 80 से 90%, 80 to 90% भी वास्तु के एरर होते हैं, तब भी परिवार और परिवार का हर मेंबर बड़ा खुशहाल और संपन्न होता है। बच्चों की पढ़ाई, सभी का स्वास्थ्य सब ठीक चल रहा होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव जब भी मजबूत होता है, वास्तु बहुत कम परेशान करता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारे जीवन के अंदर कैसे प्रभाव दिखाता है। कोई व्यक्ति, उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशहाली, परिवार के अंदर सदस्यों के बीच आपसी जो प्रेम है और व्यक्ति की माइंड ऑफ प्रेजेंस, उसका दिमाग कितना शांत है, वो कितना शांत चित्त वाला व्यक्ति है, उसकी निर्णय शक्ति कैसी है, वो फैसले कैसे लेता है और उसके फैसलों का परिणाम क्या होता है, ये जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही निर्धारित करता है। अब एक बार हम चर्चा करते हैं कि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जब पीड़ित होता है, खराब अवस्था में होता है, तो बिना जन्म कुंडली के लक्षण के आधार पर या किसी व्यक्ति को देखकर हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का चतुर्थ भाव पीड़ित है, या ये हम कैसे देख सकते हैं कि इनका चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है। तो लक्षण के आधार पर भी हम ये जान सकते हैं। सबसे पहले ये समझिए, अगर कोई व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का है, लगातार एक स्थान पर लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाता, बार बार अपनी स्थिति बदलता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी इधर उधर टहलता है, उसकी गर्दन नहीं रुकती, कभी वो दाएं देखता है, कभी वो बाएं देखता है, कभी वो बैठे हुए टांग हिलाता है, कभी वो हाथ हिलाता है, टेबल पे बैठा है तो टेबल को थाप देने लग जाता है, उसके हाथ में पेन है तो कुछ न कुछ लिखने लग जाएगा, कभी किसी विषय पे बात करेगा, कोई बात शुरू करता है, उस बात को खुद ही काट देता है, फिर दूसरी बात शुरू कर देता है। उसकी बातें कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूटी में नहीं होंगी, बिना सिर पाव की होंगी, लॉजिकल नहीं होंगी। जिस पर्पस से वो बैठे हुए हैं, जिस पर्पस से वो मिले हैं, उस पर्पस से बहुत दूर होंगी, विषय से हटकर बातें होंगी, फायदेमंद बातें नहीं होंगी, लॉजिकल नहीं होंगी और अर्थहीन बातें होंगी। तो समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति का चतुर्थ भाव पीड़ित है। चतुर्थ भाव पीड़ित होने का दूसरा अर्थ ये भी आप लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित है। देखिए, चंद्रमा का चतुर्थ भाव से बहुत ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव के अंदर कर्क राशि उदित होती है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा से हम जो जिंदगी के जो हम पॉइंट देखते हैं, वही पॉइंट जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। जैसे गाड़ी, बरकत, मानसिक शांति, घर का पारिवारिक माहौल और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितना आनंद प्राप्त कर रहा है,
ये जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है और यही पॉइंट चंद्रमा ग्रह से देखी जाती है। तो चंद्रमा ग्रह का और चतुर्थ भाव का बहुत गहरा संबंध है। इसके अलावा जिस व्यक्ति की बरकत नहीं है, जिसके पास, जिसका व्यय अधिक रहता है, पैसे आते हैं और आते ही खर्च हो जाते हैं किसी न किसी कारण से, या कई बार व्यक्ति का स्वभाव भी बहुत खर्चीला देखने को मिलता है, तो समझ जाइए कि जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव पीड़ित है। किसी व्यक्ति के परिवार के अंदर कोई पशु अचानक से मर जाता है, गुम हो जाता है, या किसी वजह से घर की छत गिर जाती है, उस अवस्था में भी ये देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है, खराब है। किसी व्यक्ति का किसी काम में मन नहीं लगता, उसकी लगन हमेशा ही कमजोर होती है, किसी भी काम को करेगा तो अनमने मन से करेगा, या काम के अंदर बार बार रुकावट डालता है, काम को कंटिन्यू नहीं करता है, तो भी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित है। अब हम एक विश्लेषण करते हैं कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के 12 भाव में कहां कहां पर जाकर अच्छी अवस्था को प्राप्त करेगा और कहां जाके खराब अवस्था को प्राप्त करेगा। मान के चलिए किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी लगन में चले जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि ये ग्रह अपने से दशम चले गए हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठेगा तो अपने से दशम चला गया, तो ऐसा ग्रह व्यक्ति को चतुर्थ भाव के तो सुख देगा ही देगा, वास्तु ठीक रखेगा, मानसिक शांति उसको प्राप्त होगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, घर के अंदर उसको बहुत अच्छा महसूस होगा, शांति उसको मिलेगी, वाहन सुख उसको मिलना है, जीवन में उसके बरकत रहेगी। इसके साथ साथ ये दशम भाव के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है, ऐसे व्यक्ति को काम काज के अंदर बहुत सफलता मिलती है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में आएगा, ये भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और ये एक अच्छा स्थान माना गया, शुभ स्थान है। तो शुभ स्थान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी दूसरे भाव में चला जाएगा, जो कि वाणी और धन का भाव है, कुटुंब परिवार का भाव है, जमा पूंजी का भाव है, व्यवहार का भाव है, तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी रहती है। जब जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे भाव में जाएगा, ये अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं मानी जाती। ऐसे में ग्रह अपने से 12वें चला जाता है और अपने जो कारकत्व हैं उनके अंदर हमेशा ही कमी करता है, उसकी ताकत कम हो जाती है और वो पूरा लाभ जातक को नहीं दे पाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई से मकान नहीं बना पाता है, अगर मकान बनाता है तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उसके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। घर के अंदर कोई ना कोई वास्तु दोष रहेगा या कंस्ट्रक्शन का कोई एरर यहाँ पर रह जाता है। अक्सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव जब अपने से 12वें तीसरे भाव में बैठेगा तो व्यक्ति एक बार में मकान नहीं बना पाता, वो एक गैप दे देकर कुछ मकान बनाया, कुछ टाइम बाद बनाया, फिर एक पार्ट कुछ टाइम बाद बनाया, इस प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल जाती है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में बैठता है तो ये भी सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक की घर से जुड़ी हुई सुख सुविधाओं से, वाहन मकान से जुड़ी हर इच्छा ये ग्रह जरूर पूरी करवाता है। अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में चला जाता है तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसा ग्रह अपने से दूसरे चला गया। ये धन की वृद्धि करेगा, ये करियर के लिए भी बहुत अच्छा है, संतान का करियर, परिवार के अंदर मिलने वाला प्रेम, आपकी पूजा पाठ में रुचि, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी अगर छठे भाव में चला जाता है, ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ग्रह अपने से तीसरे चला गया है और छठे 8वें भाव को शुभ भाव नहीं माना जाता है। और चतुर्थ भाव का स्वामी जब छठे 8वें 12वें चला जाता है तो ये पारिवारिक सुख मिलने में रुकावट डालता है। ये चतुर्थ भाव से जुड़े हुए जो कारकत्व हैं उनको कमजोर कर देता है। ऐसे व्यक्ति को मकान और वाहन का सुख नहीं मिल पाता है। अगर जन्म कुंडली में चौथे भाव का स्वामी सप्तम भाव में चले जाता है तो ये भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में जाके लाभ देता है। हालांकि सप्तम भाव मार्केश भाव भी है, तो यहाँ पर जब ग्रह जाएगा तो थोड़ा सा कमजोर भी हो जाता है, लेकिन फाइनली ये अच्छे रिजल्ट देता है। इसी चर्चा के दौरान हम एक प्रश्न ले लेते हैं प्रियंका मोदी जी का,
और ये जानना चाहती हैं, अहमदाबाद गुजरात से हैं, शादी कब होगी, हस्बैंड कैसे होंगे। प्रियंका जी, आपकी एक ही प्रश्न का मैं यहाँ पर जवाब दे पाऊँगा। और पहला आपने प्रश्न पूछा है शादी कब होगी, और इसका मैं आपको सही जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपकी जन्म कुंडली में ग्रह चाल के हिसाब से आपकी कुंडली क्या बोलती है। आपकी शादी करवाने वाले जो ग्रह हैं वो आपके चंद्रमा हैं, और शुक्र जो हैं वो कुंडली के अंदर नीच राशि में बैठ गए हैं। गुरु आपके बैठे हैं पंचम भाव में। योगकारी ग्रह आपके हैं शनि। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर देरी का तो योग बनता है, लेकिन निश्चित रूप से शादी आपकी अच्छी शादी होगी। हो सकता है कि शादी के बाद आपको विदेश जाने के भी शुभ अवसर मिले, आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसे जीवन साथी मिले जिनकी कमाई विदेश से होती हो, या वो किसी विदेशी कंपनी के अंदर कार्यरत हो, या आप अपने कामकाज के लिए आफ्टर मैरिज विदेश चले जाएं, सेटल हो जाएं, ऐसा भी योग बनता है। जन्म कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में आना ये अच्छा नहीं माना जाता। ये वैवाहिक जीवन के अंदर काफ़ी परेशानियां खड़ी कर देता है। सूर्य कुंडली के अंदर नीच राशि में है, शनि आपके 12वें भाव में है, राहु आपके दूसरे घर में है, बृहस्पति आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके करियर के अंदर रुकावट डाल सकता है। चूंकि आपका प्रश्न मैरिज को लेकर है, तो मैरिज आपकी जल्दी ही होगी, ऐसी रुकावट वाली कोई इसमें बात नहीं है। उपाय के तौर पे आप अच्छी क्वालिटी का अगर फिरोजा पहनते हैं तो शादी में आ रही देरी और रुकावट को ये बहुत जल्द दूर कर देगा। और इस साल के अंत में कोई नया रिश्ता आपके पास ज़रूर आएगा ये उपाय करने के बाद, और अगले साल शादी के योग और प्रबल आपके हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के विषय की, और आज का विषय है हमारा जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। इस समय हम चर्चा कर रहे थे कि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में अलग अलग स्थान पे बैठता है, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले भाव से लेकर सप्तम भाव तक अभी तक हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं 8वें भाव के। चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठेगा, ये स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि 8वां भाव एक अशुभ भाव होता है, और चतुर्थ भाव जो है वो एक सौम्य भाव है। तो सौम्य भाव का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठेगा, तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी अवस्था में चतुर्थ भाव से मिलने वाले जो लाभ हैं, भूमि और भवन वाहन का सुख है, मानसिक शांति है, परिवार के लोगों से मिलने वाला स्नेह और जो परिवार का माहौल है, वो ये ग्रह खराब कर देता है। तो ऐसी अवस्था में आपको चतुर्थ भाव के स्वामी को बल देने के लिए उसका रतन पहनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से 8वें घर में बैठा हुआ चतुर्थ भाव का स्वामी अपने अशुभ प्रभाव कम कर देता है। अब हम बात करेंगे 9वें भाव की, लेकिन उससे पहले हम एक प्रश्न लेते हैं। पिंकी प्रसाद नायक जी ने प्रश्न पूछा है, इनका कटक का जन्म है, डिटेल उन्होंने भेजी है। व्हेन विल आई गेट जॉब। पिनाकी प्रसाद जी, आपने थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन किया, आपने ये नहीं भेजा कि आप फर्स्ट टाइम जॉब ट्राई कर रहे हैं, आपने जॉब छोड़ी हुई है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जॉब मिलने का योग जल्दी ही बनेगा, और आपकी कुंडली में लंबे टाइम तक नौकरी छूटने का कोई योग नहीं है। आप निश्चित रहें। उपाय के तौर पे आप हर शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों को अगर आप भोजन देते हैं, या उनको खाने के लिए फल फ्रूट भी आप दे देते हैं, तो नौकरी की आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। बाकी स्थायी समाधान के लिए, करियर में उन्नति और तरक्की के लिए, आपके जीवन में करियर का ग्राफ हमेशा अच्छा रहे, ग्रह आपको परेशान ना करें, दोबारा नौकरी छूटने की नौबत ना आए, इसके लिए आप एक अच्छी क्वालिटी का फिरोजा पहनेंगे तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अब हम बात करते हैं जन्म कुंडली के 9वें भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी आ जाता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। वैसे तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब 9 में बैठता है तो ये षडाष्टक का योग बन जाता है, लेकिन चतुर्थ भाव जो है एक केंद्र का भाव है, और वो त्रिकोण में जाके बैठ गए हैं। खासकर 9वां भाव जो होता है वो भाग्य का भाव है, वो अवसर और अपॉर्चुनिटी का भाव है। भाग्य से मिलने वाली सपोर्ट और मिलने वाले अवसर को भी वो दर्शाता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होता है, और अपने भाग्य के सहयोग से भवन और मकान का सुख प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जातक का जब जन्म होता है, तो माता पिता के साथ बहुत अच्छी घटनाएं, उनका प्रमोशन, उनको लाभ मिलना, या घर के अंदर खुशखबरियाँ या अच्छे संदेश आना, ऐसा भी संकेत मिलता है। तो
तो नो डाउट चौथे भाव का स्वामी जो नवम भाव में जाएगा, षष्टक होने के बाद भी ये उसकी अच्छी स्थिति बन जाती है। अब इसी चर्चा के दौरान हम एक प्रश्न लेंगे सोनू शर्मा जी का। सोनू शर्मा जी लिखते हैं, हेलो जी, नमस्ते सर, शादी कब होगी, कैसा पार्टनर मिलेगा, कब होगी, लाइफ कैसी रहेगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी रुकती नहीं, पैसा रुकता नहीं है आपके पास। बहुत सारे प्रश्न कर दिए सोनू जी आपने। आपके पहले प्रश्न का मैं यहाँ पर निःशुल्क जवाब दूंगा, दूसरे प्रश्न के लिए आप डिटेल में कंसल्टेशन ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला प्रश्न है आपका, शादी कब होगी। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शादी में रुकावट वाला ऐसा कोई स्पष्ट योग है नहीं। आपके शादी के जो स्वामी शनि अपनी ही राशि के बैठे हुए हैं, ये कई बार थोड़ा बहुत डिले शादी के अंदर जरूर करवा देते हैं, लेकिन नो डाउट आपको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। और ग्रह दशा हमें ये संकेत देती है कि आपकी शादी के योग कब बनेंगे, आपका समय कब आएगा। आप ये समझिए कि मंगल की दशा आपकी खत्म हो रही है फरवरी 2024 में। तो जैसे ही आपके मंगल का टाइम पीरियड यहाँ पर कंप्लीट होगा और आपके राहु शुरू हो जाएंगे 4 फरवरी 2024 से, तो आपकी शादी का बहुत ही प्रबल योग यहाँ पर शुरू हो जाएगा। हालांकि उस समय आपको राहु के कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, लेकिन शादी के मसले में ये किसी प्रकार की आपको परेशानी या रुकावट नहीं डालेगा। और तुरंत उम्मीद है कि नए साल पर आपकी शादी का ये कार्य संपन्न हो जाएगा। अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा, जीवन साथी अच्छे मिलेंगे, आपके लिए पूरे सहयोगी रहेंगे और अच्छे पढ़े लिखे होंगे, वर्किंग होने के पूरे पूरे चांस हैं। और ख़ासकर आईटी सेक्टर से जुड़े हों, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बनती है। अब हम आज के अपने विषय को कंटिन्यू करते हैं और हम पहुंच गए हैं जन्म कुंडली के 10वें भाव में। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी जब 10वें भाव में बैठता है तो ये भी एक बहुत अच्छी स्थिति बनती है। ऐसा व्यक्ति अपने कामकाज से, रोजगार से, नौकरी से, व्यवसाय से, अपने जीवन के अंदर तमाम प्रकार की आवश्यक जो वस्तुएं हैं, संसाधन हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करता है। ऐसे व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा होता है। कार्यस्थल पे, ऑफिस में ऐसे लोगों को टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलना, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का लगातार ग्रो करना, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। ऐसे व्यक्ति को घर और ऑफिस दोनों जगह सम्मान की प्राप्ति होती है, जीवन के अंदर अच्छी तरक्की मिलती है। अब बात करते हैं कि 11वें घर में अगर बैठ जाते हैं चतुर्थ भाव के स्वामी तो क्या अवस्था होती है। अवस्था ये भी लगभग 9वें भाव जैसी ही होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठेगा तो ये षष्टक का योग बन जाता है। कुछ मामलों में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, अवरोध आते हैं और कंडीशनल वर्क करना पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 11वां भाव आय और इनकम का भाव है, इसलिए चौथे भाव के स्वामी का 11वें घर में बैठना हर तरफ से शुभ माना जाएगा और व्यक्ति को एक से ज़्यादा तरीकों से लाभ मिलता है, इनकम मिलती है। ये कहिए कि सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये भी सिचुएशन बहुत अच्छी बनती है। अब एक प्रश्न हमारे पास आया है, मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ, आप कुछ समय दीजिए। इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करके भी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अभी हमारे एक लास्ट भाव बच गया है 12वां भाव। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाता है तो क्या स्थिति बनती है। ये निर्भर करता है कि वो चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है। आज हमने जो चर्चा का विषय लिया है ये कॉमन हमारी स्टडी है, ये पार्टिकुलर नहीं है किसी एक आदमी के लिए, और हमने कोई एग्जाम्पल भी आज नहीं लिया है। जैसे हमने कल जन्म कुंडली के अंदर सिंह लगन का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही आने वाले टाइम में हम व्यवस्था करेंगे कि डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड पर एक जन्म कुंडली बनाकर उसी को हम एग्जाम्पल लेके उसी पे हम चर्चा करें, और वो एक्सप्लेनेशन नो डाउट आपके लिए बहुत लाभकारी और फायदेमंद रहेगी। प्रश्न अभी जो मेरे पास आया था वो अभिलेश चावला जी का आया था, और इन्होंने
लखीमपुर खेड़ी से प्रश्न पूछा है, शादी का योग कब तक है? उम्र होगी आपकी 35 साल। और जन्म कुंडली के अंदर आपकी शादी के जो योग हैं वो थोड़े से डिले हैं, देरी से शादी का योग बनता है। 35 साल हो गए हैं, आपकी उम्र हो गई है और डिले तो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है। अभी मैं आपको इसका कारण और निवारण बताने की कोशिश करता हूँ। पहला, जन्म कुंडली के अंदर जो आपके जीवन ग्रह हैं वो आपके मंगल हैं, और मंगल की जो अवस्था है जन्म कुंडली में वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल केतु की युति बनने से अंगारक योग बन गया है। उसके साथ साथ राहु और गुरु का चंडाल योग भी पंचम भाव में बैठ गया है। हालांकि पंचम भाव में बैठे हुए गुरु राहु, हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को खुद पसंद करें। बहुत बार ऐसी भी संभावना देखने को मिल जाती है कि ऐसा जातक अपने परिवार और जाति से बाहर जाकर भी शादी कर लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगन के अंदर बैठे हुए शुक्र और शनि ये इशारा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे, सबल, सहयोगी और वेल सेटल्ड जीवन साथी मिलेंगे। लेकिन जन्म कुंडली में 2-3 ग्रहों की स्थिति बिल्कुल भी आपकी फेवर में नहीं है। नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य, जो कि आपकी कुंडली के अंदर शुभ ग्रह होते हुए नीच के हो गए हैं। राहु और गुरु की युति से बनने वाला गुरु चंडाल योग, और अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, जो कि केंद्रुम दोष भी बना रहा है, आपके लिए बहुत अशुभ है। ये जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानियां, धन का अभाव और भी कई तरह की समस्याएं उतार चढ़ाव देने वाला है। शादी को लेकर जो आपका प्रश्न है कि शादी आपकी कब होनी है, इसका एक संकेत हम जन्म कुंडली में आपकी ग्रह दशा से देख लेते हैं। अभी इस समय आपकी जो ग्रह दशा है वो शनि की है, और आने वाला टाइम आपका रहेगा बुध का। शनि आपकी कुंडली के अंदर अशुभ ग्रह हैं, और अशुभ ग्रह हमेशा ही शादी के अंदर रुकावट डालते हैं। इनका टाइम आपके ऊपर रहेगा 2029 तक। तो शनि ग्रह के तो आपको दान जरूर करने होंगे, क्योंकि जब तक शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव कम नहीं होगा तब तक ये शादी में तो डिले कर देता है। ये एक अच्छा संकेत है कि आपको जीवन साथी बहुत अच्छे मिलेंगे, लेकिन शादी में डिले यहाँ पर बन रहा है। इसके लिए आप बृहस्पतिवार के दान कीजिए, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं। आप बृहस्पतिवार के व्रत करेंगे वो भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इसके अलावा एक मूंगा आप जरूर पहनिए। आप मूंगा पहन लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि ग्रह के आप दान कीजिए। शनि ग्रह के दान की एक लंबी लिस्ट है, जिसको यहाँ पर समय के अभाव में बताना संभव नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप शनि ग्रह के दान की डिटेल ले सकते हैं। हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपको इस बारे में जरूर गाइड करेगा। अभी एक हमारे पास एक जन्म कुंडली अभी हमारे पास आई है। प्रश्न पूछा गया है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, और पूछने वाले सज्जन का नाम है जैशन हैदर। इन्होंने अपनी डिटेल भेजी है, अवेश के लिए डिटेल पूछी है। 25 अप्रैल 1996, टाइम इन्होंने बताया 8:10 रात्रि का। गुजरात जो पाकिस्तान में, वहाँ का इनका जन्म है। ये पूछ रहे हैं, भाई मेरा फाइनेंशियल कैरियर बता दें। हैदर जी, ज़रूर आपका फाइनेंशियल और कैरियर का बताया जाएगा। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रहों की स्थिति है, ये फाइनेंस के हिसाब से स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक है। आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा। अधिकतर ग्रह आपकी जन्म कुंडली के अंदर अपनी उच्च राशि में, सब राशि में या मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और कुंडली के अंदर बड़े अच्छे राजयोग बने हुए हैं। अगर आप मैनेजमेंट, एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, या फिर आप धर्म से जुड़ा हुआ कोई आप कार्य करते हैं, लिक्विड से जुड़ा काम, खासकर ऐसा काम जो पैकिंग वाटर या दूध, मिल्क से जुड़ा हुआ आप कारोबार करते हैं, आप इन्हीं क्षेत्रों के अंदर अगर आप नौकरी भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में मंगल सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति ठीक है, राहु की सिचुएशन बहुत अच्छी है, चंद्रमा अपनी राशि के बैठे हैं, गुरु अपनी राशि के बैठे हैं। और अभी जो आपकी ग्रह स्थिति है इस पे जरा मैं एक नज़र डाल लेता हूँ। अभी आपका जो टाइम पीरियड है
18 सितंबर, अभी जो महीना आपका चल रहा है सितंबर का महीना, आज 3 तारीख है, ठीक 15 दिन बाद 2023, 18 सितंबर 2023 को 6 साल और 11 महीने के लिए, लगभग 7 साल के लिए आपके ऊपर केतु का टाइम आएगा। और इस समय केतु आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव दे रहे होंगे। तो इस समय एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो है कि आपको गलत निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, लुभावना ऑफर आपको नहीं लेना, जल्दबाजी में फाइनेंस से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन नो डाउट आपकी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे ही आज से 15 दिन बाद केतु की दशा आपके ऊपर शुरू होगी, आध्यात्मिक रुझान आपका बढ़ सकता है और आप तीर्थ स्थल की यात्राएं आप कर सकते हैं, या आध्यात्मिक लोग आपके सर्कल में अधिक से अधिक आएँ, जुड़ें और आपके लिए फायदेमंद भी ये लोग साबित होंगे। बहुत अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, तो निश्चित रूप से समय भी आपका बहुत अच्छा है और किसी भी प्रकार की आप शंका ना रखें, अपने कार्य को आप जारी रखें, अपने प्रयास जारी रखें, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। अभी एक प्रश्न हमारे पास आया है, राहुल दास जी का प्रश्न है और ये गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। राहुल जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी के योग स्पष्ट हैं और ग्रह अपनी तरफ से अच्छा संकेत दे रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब आपकी पहले प्रयास में बिल्कुल भी लगती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि जिस ग्रह ने आपकी नौकरी लगवानी है, सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग में कार्यरत करवाने वाले जो ग्रह हैं वो अच्छी अवस्था में हैं। सूर्य सब राशि के हैं, गुरु सब राशि के हैं, बुध उच्च राशि में बैठे हुए हैं, शनि भी ठीक है, मीन राशि में है। लेकिन मंगल जो नीच राशि में आ गए हैं, खासकर भाग्य स्थान के अंदर योगकारी ग्रह होकर और शुक्र के साथ बैठ गए, ये आपके काम के अंदर रुकावट डाल सकते हैं। दूसरा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपकी कंसंट्रेशन भी इस समय काफ़ी डिस्टर्ब है। जन्म कुंडली में बैठा हुआ बुध, चंद्रमा और राहु की जो युति है, ये ग्रहण योग बन गया है, ये आपकी कंसंट्रेशन के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पंचम भाव में बैठा हुआ शनि आपको आलसी बना सकता है। आलस का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि किसी भी नौकरी के प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको टेस्ट और इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होता है और ये वहीं पे गड़बड़ करवा देते हैं। बेहतर रहेगा कि आप एक अच्छी क्वालिटी का पुखराज पहन लें, तो जीवन पर्यंत ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। घरेलू उपाय के तौर पे आप रोजाना सूर्य को जल देना शुरू करें। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके लाल रंग का प्रसाद बांट दें। लाल बूंदी, लाल लड्डू, गुड़, जो भी लाल प्रसाद उपलब्ध होता है वो बांट दें। पूरा प्रसाद मंदिर में बांट दें, ना आप खुद खाएं ना आप घर लेकर आएँ, तो ये आपकी सरकारी नौकरी में बड़ा मददगार रहेगा। अब एक प्रश्न हमारे पास आ गया है शर्मा पंकज जी का। नेहा शर्मा जी के बारे में ये जानना चाहते हैं, जम्मू का इनका जन्म है, शादी कब होगी, टेंशन रहती है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर शादी को लेकर ग्रह योग शुभ और अशुभ दोनों ही अवस्थाओं में बैठे हुए हैं। मंगल नीच के हैं, गुरु उच्च के हैं, लगन के अंदर ही बैठे हैं। मंगल का नीच भंग हो गया है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग बन गया है। बट इस राजयोग को प्रैक्टिकली जीवन में लाने के लिए थोड़ा आपका धार्मिक और आध्यात्मिक होना, आध्यात्मिक क्रियाओं और क्रियाकलापों से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप पूजा पाठ अपने जीवन में रखें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अच्छी क्वालिटी का एक मोती पहनना, माफ़ी चाहूँगा, मोती की जगह आप मूंगा पहनिए। एक अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहनना आपकी शादी और करियर की रुकावटों को दूर करेगा। और एक बात मैं आपको भविष्य की आपको बताना चाहता हूँ कि सप्तम भाव में बैठा हुआ शनि अपनी ही राशि का वैवाहिक जीवन के अंदर काफ़ी गड़बड़ियाँ पैदा कर देता है और ये अचानक से समस्याएं पैदा करता है। शनि ग्रह के दान आप जरूर करें। शनि ग्रह के दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अच्छी क्वालिटी का मूंगा पहने और शनि ग्रह के दान करें। शनि ग्रह के क्या क्या दान करने हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जो शनि के दान में आती हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैसेज लिख दें। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि शनि ग्रह के दान बताएं, या आप लिख दें कि प्लीज़ सेंड मी द लिस्ट ऑफ शनि ग्रह दान डोनेशन।
तो आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। आज हमने आपके सभी के प्रश्नों के लिए समय निकालने की कोशिश की है और प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। आज का हमारा जो विषय था वो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव था। इसी प्रकार हम कंटिन्यू इस सीरीज को जारी रखेंगे। एक एक करके हम 12 भावों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी समस्याओं का, परेशानियों का निःशुल्क इसी प्रकार से सरल समाधान दिया जाता रहेगा। आप किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई रत्न खरीदना चाहते हैं, कोई रत्न आपके पास है, आप उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपका पहना हुआ रत्न असली है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो आपके ऊपर कार्य कर रहा नहीं कर रहा है, आप इसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई व्यक्तिगत कंसल्टेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म कुंडली मिलान करना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परिवार के अंदर चल रही है, आप उसके लिए हमसे पर्सनली टाइम ले सकते हैं। कोई रत्न आपको खरीदना है, रत्न के बारे में अधिक जानकारी आपको चाहिए, आप निसंकोच कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत जल्द हम ज्योतिष की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। 2 और 3 महीने के कोर्स हम जल्दी ही प्लान करेंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो अपनी डिटेल डाल दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर को आप डिटेल भेज दें। जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उतना ही ये ज्ञान जन जन तक फैलेगा। इस पेज के साथ आप इसी तरीके से बने रहिए और ज्ञान आप ज्योतिष का लेते रहिए और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते रहिए। इसी कड़ी में कल फिर हम मिलेंगे और किसी एक नए विषय पर मुलाकात करेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।